नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम अंशुल है और मैं फिर से आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनको क्विज़ मोड में लेके आया हूँ। तो उन्हें प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, PCS हो, RO, ARO हो, कोई भी हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चंस का PDF है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। और उस परचेज़ करने के बाद आपको मैं इस बात की गारंटी फिर से बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी NCERT या कोई भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और आप हमको टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9027281376। इसके अलावा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6395649901 और आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो मैं यही कहूँगा कि आपको डेफिनेटली इसके लिए जाना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस वंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर मगध? इसका सही जवाब होगा गुप्त वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, चोलों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए, ना तो गुप्त काल में, ना मौर्य काल में, ना चोलों में, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तो क्या वो कोई ऐसा काल था, कोई ऐसा इरा था जब ये स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी हुई हो? अगर है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शंस हैं उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो देखिए, इसका सही जवाब होना चाहिए उपज का छठा भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की भूमि को अग्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगल भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा अपरहत कहा जाता था जो जंगली भूमि जिसको जोता ना गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, दरबारी विद्वानों को या ब्राह्मणों को? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में जो कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी वो थी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? आपके ऑप्शंस हैं उदरंग, विगट भागम, उपरानिका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। एक अजीब सा नाम है पर यही नाम सच है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तांबा के बर्तन के लिए, स्वर्णाभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए या हाथी दांत के लिए? तो इसका सही जवाब होगा लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोरमाण किस जातीय दल का था? तोरमाण किस जातीय दल का था? सिथियन, हूण, यूची या फिर शक? तो इसका सही जवाब होगा वो हूण जाति का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या प्रभाकर वर्धन? तो इसका सही जवाब होगा यशोधर्मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन तीर्थ यात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वो कौन था? युआन चुआंग, फाहियान, सुंग्यून या आईजिंग? तो देखिए, कई लोग इसमें फाहियान लगाएंगे लेकिन ध्यान से करें, उसमें छठी शताब्दी बोल रहा है। इसका सही जवाब होगा
सुंगयुन। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा आखिरी ऑप्शन, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में। ठीक है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ चीन में, ईरान में, भारत में, इंडोनेशिया में, कहाँ पे? तो सही बात यह है कि जो शतरंज का खेल है उसका ओरिजिन भारत ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चाणक्य। तो इसका सही जवाब होगा कपिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? बताइए भाई, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं, गौतम हैं, जैमिनी हैं या फिर शंकराचार्य? तो इसका सही जवाब होगा पतंजलि। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ज़्यादा सोचने वाला है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? प्रत्याहार, अनुस्मृति, ध्यान, धारणा। तो अष्टांग योग जो होती है भाई, अनुस्मृति किसी प्रकार का अष्टांग योग नहीं है। ठीक है, बाकी सब उसके पार्ट हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पतंजलि किसके समसामयिक थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के? तो इसका सही जवाब होगा वो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। आगे बढ़ते हैं। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर, उदयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होना चाहिए गंगेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति किसकी है? वो कह रहे हैं कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। ये पुनर्जन्म के का निषेध करने वाली ये उक्ति किसकी है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवादों की, आजीविकों की या चावार्क की? तो ये देखिए, ये जो सोच थी ना, ये चावार्क की थी। सेकेंड, तो इसका सही जवाब होगा चावार्क। तो चावार्क भाई साहब जो थे वो कहते थे कि खुश रहो, चाहे उसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। वाह। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चार्वाक, बौद्ध, सांख्य। तो सही बात है, जो ऐसा कि पिछला कथन है, तो चार्वाक भाई साहब ही जो हैं वो इसको स्वीकार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, भक्ति या मोक्ष? इसका सही जवाब है चार्वाक के अनुसार जो सर्वोच्च मूल्य है, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना मोक्ष है, काम और भक्ति है। ठीक है, लेट्स गो हेड। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? तो इसका सही जवाब है गौतम ने। ठीक है, लेट्स गो हेड। मीमांस के प्रणेता कौन थे? कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या जैमिनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा जैमिनी। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांस से, वेदांत से या वैश्विक से? तो इसका सही जवाब होना चाहिए कर्म का जो सिद्धांत होता है वो मीमांस से संबंधित होता है। और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैश्विक,
मीमांस या न्याय। वो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने देखा तो ये उसी से रिलेटेड है। शाश्वत सत्य है ये मीमांस का कथन है। तो आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रिवीजन करें और स्वाध्याय करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार आप डिटेल ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो एक प्रकार का आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और आपको किसी भी तरह किसी भी किताब में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपको ज़रूर उसके लिए जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को जो आपको मैं बताता हूँ इनको और बढ़ाने के लिए इनको सब्सक्राइब करें और आप इनको शेयर भी करें। साथ ही साथ फिर से मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, 9027281376। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6395649990। और इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से आपके पास हाजिर होऊंगा और अच्छे प्रश्न लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।